नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात होगी 8 साल बेमिसाल की। आठ साल के प्रयास कैसी चल रही है सरकार। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मार्च 2017 को सत्ता संभालने के बाद अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान राज्य में कई बड़े बदलाव हुए, जिनमें कुछ सकारात्मक पहले थी, वहीं कुछ मुद्दों ने विपक्ष और जनता के बीच आलोचना भी उत्पन्न की। योगी सरकार ने अपनी नीति, योजना और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने का वादा किया था। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इनकाउंटर के माध्यम से अपराधियों पर उनको खत्म करने का भी दावा किया। यूपी पुलिस ने कई मुठभेड़ों में अपराधियों को मार गिराया, जिसमें सरकार को अपना समर्थन मिला। हालांकि इस नीति पर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए और इसी मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई विशेष पुलिस इकाइयां जैसे यूपी 112 और महिला सुरक्षा सेल बनाई गई। पुलिस की कार्यशैली में बदलाव, जिससे अपराध दर में कमी आई है। योगी सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिति के माध्यम से राज्य में कई बड़े निवेशक आए और औद्योगिक परियोजनाओं की नींव रखी। इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन की उम्मीद थी। खासतौर पर नोएडा एयरपोर्ट और गोरखपुर खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम हुआ। कृषि क्षेत्र में योगी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे कृषि ऋण माफी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सरकार का दावा था कि इन योजनाओं से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। महिला सुरक्षा के मामले में योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकार ने एक बड़ी नीति अपनाई और महिला सुरक्षा आयोग के तहत कई योजनाओं का संचालन किया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना जैसी योजना से महिलाओं को गैस कनेक्शन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कई क्षेत्रों में बदलाव का प्रयास किया, विशेष रूप से कानून व्यवस्था, औद्योगिकीकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं में सुधार के लिए। हालांकि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ सामाजिक मुद्दों पर सरकार को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। इन 8 वर्षों में कई सकारात्मक कदम उठाए गए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहां आए, उन्होंने यहां सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो, इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख
34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए, क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है? अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अब इसी पे चर्चा करेंगे कि जो बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, जो बातें विपक्ष लगातार कर रहा है। लोकवत्स हैं बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य त्रिपाठी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय तिवारी है राजनीतिक विश्लेषक, और सुनील त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं अजय तिवारी का रुख करूंगा, फिर मैं सबके पास आऊँगा। अजय जी, 8 सालों में कितना बदल गया प्रदेश, क्या क्या हम लोगों ने हासिल कर लिया और कहाँ कहाँ हम लोगों से चूक हुई? हम लोगों से मतलब सरकार और जनता के बीच भी एक सामंजस्य होता है, लोग परेशान होते हैं अगर हमारी बात नहीं सुन रहे, या चौथा स्तंभ है तो हम लोग पास लोग ज़्यादा आते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो हम, इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों से। आदरणीय पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करते हुए पैनलिस्टों को नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को देखने वाले भारत देश के 150 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूं। ये सत्य है कि 8 वर्ष में बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कहां वो 3 लाख, कहां वो 16 करोड़, कहां वो 64 करोड़, मतलब इसमें बहुत अंतर है। ये निश्चित तौर से इस बात को मानना पड़ेगा कि जो कुंभ का स्नान था उसमें सनातनी ने, या जो सनातनी नहीं भी था उसने जो डुबकी लगाई, जो वहां एक ठेले वाला था जो उसने रोजगार पाया, जो धन कमाया, और 3 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राजकोष में आया, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी धमक से वहां के आईएएस, आईपीएस, थाना अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन इतने चुस्त दुरुस्त हैं कि जिसकी बदौलत कोई माफिया, कोई बदमाश वहां पर जल्दी टिक नहीं पा रहा है, या तो वो भाग जा रहा है या वो खत्म कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय नितिन गडकरी के सहयोग से जो रोड का विकास हुआ, उड्डयन मंत्री की वजह से योगी आदित्यनाथ के साथ जो एयरपोर्ट का विकास हुआ, बनारस में एयरपोर्ट कह लीजिए, जेवर में एयरपोर्ट कह लीजिए, या योगी आदित्यनाथ जी की जो कॉमर्शियल मीट थी, जो बिजनेस मीट थी, उसमें बिजनेस लगाने की सफलता प्राप्त करना, यह सब उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ जी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की तरह अगर भारत देश के सारे चीफ मिनिस्टर हो जाएं और सारे चीफ मिनिस्टर के अंडर में इस तरह से प्रशासन काम करे, तो दिल्ली में बलात्कार नहीं होगा, दिल्ली में हत्या नहीं होगी, मुंबई में प्रवासी भगाए नहीं जाएंगे, और गुजरात में प्रवासियों को उल्टा सीधा नहीं बोला जाएगा। यह बात योगी आदित्यनाथ को सोचनी होगी कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्य से पलायन करके कितनी पीड़ा से वह प्रवासी मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, आसाम, बंगाल जा रहा है, तो वह रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा है, उस रोजी रोटी की वजह से वहां रह रहा है, लेकिन उनकी हत्या, उनका बलात्कार, उन्हें संरक्षण ना मिलना, यह उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को सोचना होगा कि प्रवासियों के लिए वो क्या करें। उन्होंने आज से 4 वर्ष पहले प्रवासियों पर एक मीटिंग जरूर की थी कि हम प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहा है कि जो बाहर जाके राज्य में रह रहा है उसकी सुरक्षा कैसे होगी। जातिवाद, प्रांतवाद और आज धर्मवाद, ये बिल्कुल सही है कि जब मुगलों का राज था उन्होंने अपनी मनमानी की, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बनाया, नाम बदला, तो
आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी नाम बदला, संभल में ढूंढा मंदिर। और ये बात तो कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सनातनी धर्म का मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है वो अद्भुत रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा, जिस तरह मैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा कि इसी देश में 150 करोड़ जनता के बीच में 80 करोड़ लोगों को भूखमरी और गरीब कहने वाले 80 करोड़ जनता को 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे पहले बोलने के लिए कहा, हमने समीक्षा की है, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो चलने का स्टाइल है, जो बोलने का स्टाइल है, जो अपराध माफियाओं के ऊपर कमर कसने का स्टाइल है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं। लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और प्रवासियों का ख्याल ना रखना भी इनके लिए सोचना होगा कि योगी जी इस पर विचार कब करेंगे। बिल्कुल। आज बिहार में चुनाव हो रहा है पंडित जी। जी, आज बिहार में चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही दिन में बंगाल में चुनाव होगा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का कितना बढ़िया सिस्टम है कि आज से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य में भी जा करके पूर्वांचल और बिहार दिवस नहीं मनाया था। लेकिन अब पूर्वांचल और बिहार दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव है तो हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात और जहां जहां ये बिहार के लोग रहते हैं वहां बिहार दिवस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नहीं मनाएंगे तो वहां से वोट कैसे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक कहती है कि हम चुनाव की तैयारी चुनाव से कई साल पहले से शुरू कर देते हैं। आप बिहार दिवस को मनाएंगे तो उत्तराखंड के दिवस को कब मनाएंगे, छत्तीसगढ़ के दिवस को कब मनाएंगे, आसाम के दिवस को कब मनाएंगे, जब चुनाव होगा, बंगाल के दिवस को कब मनाएंगे। पंडित जी ये पॉलिटिक्स है, बिल्कुल इसे भी हमें समझना होगा। योगी जी की तारीफ करता हूं, लेकिन योगी जी को कुछ प्रवासियों पर भी अपने विचार हमेशा रखने चाहिए और प्रवासियों के पलायन को रोकना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है जो बलात्कार दिल्ली में आज 60-70 बलात्कार हो जा रही है, हत्या हो जा रहे हैं, गुजरात में लोगों को मारा जा रहा है, महाराष्ट्र में लोगों को मारा जा रहा है, आसाम में बलात्कार हो रहा है, फरीदाबाद में हत्या हो रहा है, लेकिन FIR नहीं लिखी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा मैं बीजेपी का पक्ष भी जान लेता हूँ। आलोक वत्स जी है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर जवाब दीजिए। जी विशाल जी, मैं भी राजनीतिक विशेषज्ञ जी को सुन रहा था, अजय तिवारी जी को। इन्होंने जितनी तारीफ की उसकी मैं कद्र करता हूं, और इशारों में इन्होंने जितनी हमारी मिट्टी पलीद की उसका भी मैं स्वागत करता हूं। एक सेकंड आलोक जी रोकूंगा मैं। सुनील जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सुनील जी अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ आपकी तरफ से बैक सराउंडिंग में बहुत आ रही, दिक्कत हो रही है। प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप म्यूट कर लीजिए, फिर आपको अनम्यूट कर लिया जाएगा। सुनील जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज़। मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश जो पूर्व में सपा से हमने स्थानांतरण किया अपने पक्ष में, और जब से योगी जी की सरकार है, अगर हम इतने ही बुरे थे तो प्रदेश की जनता ने हमको दोबारा रिपीट क्यों कर दिया? क्या ये यही उत्तर प्रदेश है जहां पर 3 में निकलने में महिलाएं तो क्या आदमी भी डरते थे, और अगर कहीं से कुछ पैसे वैसे आपके पास आ गए और आपके बारे में ये बात फैल गई कि भैया अजय तिवारी जी थोड़े मालदार हो गए हैं, तो इनका हश्र क्या हो जाता, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं। बिल्कुल। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और कुछ तो नहीं, लेकिन अमन चैन की जिंदगी तो लोग जी रहे हैं। वहां माफियाओं का क्या हाल हुआ है, हो सकता है कुछ गलत लोग भी इस चपेट में आ गए हों, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिनके हौसले बुलंद थे
उनके तो आज हौसले पस्त हो चुके हैं। वो किन बिलों में जाके छिप गए हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हमने छिपा जरूर दिया है। आज रोजगार मेला से रोजगार की भी बातें होती हैं। लघु और मध्यम उद्योगों को विभिन्न हमारी योजनाओं से फलीभूत करके उनको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना में भी बहुत से नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। जो हमने वहां पर रोजगार इन्वेस्टर मीट किया था, 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आया है। विगत 8 सालों में ज्यादा नहीं लेकिन 6 लाख नौकरियों का सृजन हमने किया है। 46 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया है और किसान सम्मान निधि से उनको लगातार हम उनके खाते में पैसे देते आ रहे हैं। हर घर नल से जल योजना और बिजली की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। सड़कों का नेटवर्क इतना सुगम कर दिया है कि कुछ आवाजाही में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर का सनातनियों के भावनाओं का ध्यान रखते हुए हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया और माननीय योगीनाथ जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत भारत के 65 करोड़ सनातनियों को महाकुंभ का दर्शन कराया, स्नान करने की सुविधा प्रदान की। ठीक है, वहां एक धब्बा लगा हम पर जहां पर 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसका हमको अफसोस है कि हम उसको बिल्कुल दुरुस्त ढंग से नहीं ले जा सके। ऐतिहासिक न्याय व्यवस्था में वहां हमने सुधार किया। कृषि सुधार करके हमने वहां के किसानों को एक्सपोर्ट में भी डिजिटल पेमेंट से आगे बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा और समाज कल्याण के विभिन्न योजनाओं से उनको फलीभूत किया। नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की, नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की वहां स्थापना हो रही है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन मीट का वो हब बन गया है। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और फ्रूट है। मिल्क में हिंदुस्तान में अब लगभग नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका है। इंडिया में पहले वहां पर यूपी में पहले पंडित जी 2 ही एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट पे सुगमता से नहीं, मेरा सवाल अब मैं आपको एयरपोर्ट की सच्चाई बता दूं। अच्छा अब भैया आलोक जी मेरा सवाल सुन लीजिए। एयरपोर्ट आप 9 नहीं 90 बना दीजिए, लेकिन वहां फ्लाइट्स भी तो चले हैं। अब पता चला आपने वर्ल्ड लेवल का कुशीनगर में एयरपोर्ट बना दिया है, लेकिन रात में लैंडिंग नहीं है उसमें। देखिए, फिर उसके लिए लखनऊ भी आना पड़ेगा हमें। 1 मिनट देखिए, धीरे धीरे सुविधाएं सारे सब चीज से लैस कर देंगे। हमने कोई दिखावा के लिए एयरपोर्ट नहीं बनाया है। एयरपोर्ट बना है तो उस पर लैंडिंग भी होगी। रात की लैंडिंग अभी नहीं हो रही होगी, वो भी आने वाले समय में होगी। लेकिन जो मैंने खाका दिया है अटल पेंशन योजना के तहत, वहां के वृद्धों को पेंशन मिल रही है टाइम पे, तो ये सारी चीजें, एक कहावत है कि जब बैल, मैं तो गांव का आदमी हूं पर दिल्ली नोएडा में रहता हूं, लेकिन गांव से पूरी तरीके से वाकिफ हूं। बचपन गांव में ही बीता है और ठेठ गांव में बीता है। तो वहां पे कहावत है कि जब बैल से पहले खेती होती थी, तो जब बैल पड़ुआ हो जाता है, मतलब एकदम वो बैठ जाता है धरती पर, तो वो हिलाने से नहीं हिलता है, उसके लिए बांस लगा के उठाना पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश हमको पड़ुआ बैल के रूप में मिला था, इसको अब हम बांस लगा के टांग लिए हैं ऊपर। अब कुछ दिन के बाद ये सुगमता से दौड़ना भी चालू कर देगा। अभी भी हमारा प्रयास जारी है। और सबसे बड़ी बात विशाल जी, एक घोटाले में हमारा और हमारे किसी मंत्री का नाम नहीं आया। मैं विपक्ष के ऊपर नहीं प्रहार करना चाहता हूं कि अगर किसी ने इस तरीके के कुछ बोला फिर मैं उसका चैप्टर खोलूंगा। अभी के लिए इतना ही काफी है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, आदित्य त्रिपाठी, अनम्यूट कर लीजिए भाई। अभी मैंने राजनीतिक विशेषज्ञ जी को भी सुना, आलोक वत्स जी को भी सुना। इन्होंने बहुत सारे डेटा प्रेजेंट किए हम सबके सामने,
पर ये बताना भूल गए कि एनसीआरबी की डेटा में क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश आज जंगल राज बना हुआ है। जब योगी जी सरकार में आए थे तो इनका जो सबसे बड़ा वायदा था, इन्होंने कहा था कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या अपराध छोड़ देंगे। और आज क्या हो रहा है? महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। गैंग रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दहेज हत्या के मामले में एनसीआरबी का डाटा है नंबर 1 पे है। मैं तो आंकड़े भी दे सकता हूं, 2138 दहेज हत्या होती है हर साल यूपी में। किडनैपिंग के मामले में 14,887 मामले दर्ज होते हैं। हत्या का 3491 मामला दर्ज होता है। कुल क्राइम 7,53,675 दर्ज होते हैं। और योगी जी कहते हैं सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में कोई जंगल राज नहीं है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। रही बात बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोलने की बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने की, बहुत अच्छी बात है आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, पर आप शायद भूल जाते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट का आप बार बार नाम लेते हैं, जो कुशीनगर एयरपोर्ट का आप बार बार नाम लेते हैं, वो यूपीए सरकार के ही कार्यकाल में पास हो गया था। ये बात अलग है कि आपके कार्यकाल में वो पूर्ण हुआ है, तो उसको क्रेडिट लेना, हमेशा की तरह आप क्रेडिट लेना उसका बंद कर दीजिए। और आगे चलते हैं, किसानों की भी बात आपने की। बुंदेलखंड का किसान आज परेशान है, आत्महत्या करता है आए दिन। ये आत्महत्या का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि सब सही है। गन्ना किसान लखीमपुर का 200 करोड़ के ऊपर का उनका बकाया है, जो पिछले साल का भी बकाया उनको नहीं मिला है। जबकि गन्ने को कैश क्रॉप कहा जाता है। वो किसान जब गन्ना बेचता है तो अपने बेटी की शादी के बारे में सोचता है, अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में सोचता है, वो कैश क्रॉप में गिना जाता है। उसका आप साल साल भर का बकाया 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 रखे हो। मेडिकल कॉलेज पे आप बहुत ज्यादा फैलते हो, आप कहते हो हमने हर जगह मेडिकल कॉलेज दे दिया। मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। आपने हर जगह मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया, पर डॉक्टर इलाज के लिए नहीं है। आज आप आधे से ज्यादा जिलों में चले जाइए, आपको हार्ट के डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको बेसिक बीमारियों के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो केवल और केवल कह देना कर देना, ये केवल और केवल पेपर पे जो योगी जी का काम हो रहा है वो हो रहा है। 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेलने की ओर, योगी जी का 8 साल बढ़ गया है। और एक बात, योगी जी ने सरे मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ कुंभ स्नान से। अच्छी बात है, कुंभ स्नान हुआ, सारे सनातनी गए, बहुत सारे लोग गए, सब गए, एक पर्व के तौर पर इसको देखा गया, अच्छा रहा, बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी ग्रोथ हुआ। पर जिस तरह से योगी जी ने सरेआम झूठ बोला कि 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ, अगर 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ तो उसकी 18% जीएसटी 54,000 करोड़ क्यों नहीं जमा हुई? आखिर वो 54,000 करोड़ की जीएसटी कौन खा गया? उत्तर प्रदेश में इतनी जीएसटी गायब कहां है? अगर योगी जी कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला, तो ये सारे सवाल पेपर में केवल कह देने से, मीडिया में केवल कह देने से नहीं होगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। और सारे जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में लेगी। अभी लोकसभा में लिया है, फिर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल भी। आदित्य, आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद पांडे जी भी हैं, उनका भी रुख करेंगे, सपा का रुख जानेंगे, इस 8 सालों पे कैसा उनका रुख है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं 8 सालों के प्रयास की, जो अभी भी जारी है योगी आदित्यनाथ के, और लगातार वो इस चीज़ को कहते भी नजर आ रहे हैं। भरे मंच से उन्होंने क्या क्या कुछ कहा ये भी बताते हैं कि भाई हमने कुंभ कराया, 60 करोड़ से ज़्यादा लोग उन्हें आस्था की डुबकी लगाई, कितने वीआईपीज आए, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान है। विपक्ष क्या कहता है कि आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं, 420 चल रही है, अखिलेश यादव के सब बयान है। और एक चीज पर जो सरकार अपना सबसे मजबूती से पक्ष रख रही है वो है कानून व्यवस्था, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर है। अभी एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करी आदित्य त्रिपाठी ने, अजय तिवारी जी जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें कही कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन प्रवासी जो हमारे हैं या कोई दूसरे देश से यहाँ पर है उसको भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। मैं यह सच्चिदानंद पांडे का रुख कर लूँ। सच्चिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, आप तो उस ज़िले से हैं जहाँ के लिए योगी जी ने बिल्कुल बताया कि भाई अयोध्या में हमने ये किया, आज भी अयोध्या में थे, और आप तो
अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे निजी भी है। जब दुनिया का आदमी भाजपा जा रहा है, उस दौर में आपने भाजपा का जिला अध्यक्ष पद छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, आपके प्रश्न में ही ये उत्तर है। और जहां तक आप रोजाना ये डिबेट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर जो चीजें दूर से हर चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे उन भाइयों का भी दर्द समझिए जो भाजपा में रह के जिनको बोलने की अनुमति नहीं है, जो अपने दुख और दर्द को योगी जी के सामने चाहे तो उनके डर की वजह से या उनकी चाटुकारिता करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। ठीक है। और जहां तक बात है प्रदेश में कानून व्यवस्था की, देखिए नो डाउट कानून व्यवस्था अगर आप कंपेयर करें तो मैं भी इसमें जो है उनके लिए योगी जी को 10 में से मैं 8 पॉइंट दूंगा। अरे वाह। नो डाउट। लेकिन 2 पॉइंट अभी भी उसमें उनको कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। जो वो हर समय धर्म जात उसके ऊपर काम करते हैं, अगर उतना काम योगी जी, माननीय योगी जी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे काम कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये डेटा, एनसीआरबी के डेटाज, हेल्थ के डेटाज के ऊपर बहुत सारी डिबेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और जहां तक अयोध्या जो सोलर सिटी है, अयोध्या आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, आप समझें। वहां की हेल्थ व्यवस्था इस प्रकार से चरमरा गई है कि वहां पे आप सही तरीके से, जो आम जनता है उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिलती कि वो अयोध्या से लखनऊ लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लेके चला जाए। तो मैं और क्या आपके हेल्थ की बात करूं। कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज आप देखिए, मेरे लोकसभा की एक बच्ची, एक बेटी जिसने बीएड और टेट वगैरह किया था, अपने परिवार का वो आप समझिए इकलौता, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जब होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापा में ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। ठीक है। आज उस बच्ची की लाश जो है आप देखिए, वो लखनऊ जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी है, जिसमें बाबा जी बोलते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था चार चौबंद है, कोई इशू नहीं है, बेटियां बहनें सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई बताइए? अगर वो सुरक्षित थी तो उसकी लाश मलिहाबाद क्यों मिली? अगर वो सुरक्षित है, अगर अयोध्या में लोग सुरक्षित हैं, तो इसी अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके ऊपर ना पार्टी का कोई बोलता है, ना संगठन से कोई बोलता है, ना ही सरकार बोलती है। ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है ना। तो कहीं ना कहीं योगी जी को इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता और भी है। इसमें जो देखिए, आजकल एआई का जमाना है, इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हम एआई टेक्नोलॉजी इसको लेके एक बेहतर समाज बना सकते हैं। बाबा जी को मैं तो यही बोलूंगा कि जो आपके आसपास जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, थोड़ा राय मशवरा उनसे भी कर लिया करें इसके ऊपर। बिल्कुल। अब मैं जरा दिन रात हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। लोग आपस में यहाँ मिलजुल के सदियों से रहते हैं और आज के बाद भी रहते रहेंगे। कृपया स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करें, आगे जो है सेफ्टी के ऊपर काम करें, और लोगों को मैक्सिमम रोजगार कैसे दे सके उसके ऊपर काम करें। बिल्कुल। मेरी तो यही सरकार से मांग है। अगर ये 3 चीजें कर देंगे तो मुझे लगता है मेरा प्रदेश और भी बेटर हो जाएगा। बिल्कुल। मैं बहुत सारे डेटा के ऊपर बात नहीं करूंगा। अभी मेरे मित्र आदित्य जी ने एनसीआरबी का डेटा बोला है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स के ऊपर तो सरकार कभी बात ही नहीं करती। ये सिर्फ पेपर में दिखा देंगे, पेपर में इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आया। मैं स्वयं इनके नोएडा था जहां पे इन्वेस्टमेंट मीट थी, वहां भी मैंने देखा लोगों ने वहां पे कमिट कर करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों? आपकी नीतियां ना ही तमिलनाडु जैसी हैं, ना ही मुंबई जैसी हैं। आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। चलिए आपको बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास फिर से सचिदानंद जी। ज़रा मैं सुनील त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, ज़रा आप भी अपनी, क्योंकि आप अक्सर मैं देखता हूँ जब भी हम डिबेट में रहते हैं तो आप एक व्यक्ति का बहुत जिक्र करते हैं, वो हैं
आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं, उनका एक हर सीएम का अपना तरीका होता था प्रदेश को चलाने का। मायावती में हम लोगों ने देखा कि भाई खूब अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर रहा, सब लोग तारीफ करते हैं, लाइट बहुत मिलती थी, लोग ये कहते हैं। 2007 से 12 के बीच, 12 से 17 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम हुआ, अखिलेश यादव ने किया। 17 से लगातार एक अलग सी क्रांति लिखी गई जो 22 में भी अभी भी चल रही। 8 साल हो गए उस गवर्नमेंट को। लेकिन हम 2002-03 की बात करें, हम 1992 के बाद की बात करें, तो सुनील जी बहुत अच्छे से बता देंगे उन सारी चीज़ों को, कि बहुत लंबे समय तक लखनऊ और सचिवालय और तमाम सरकारें उन्होंने देखी। सुनील जी। जी विशाल जी, देखिए विशाल जी, जो मुख्यमंत्री आता है उसकी अपनी एक कार्यशैली होती है और अपनी एक सोच होती है। उसी सोच के आधार पर वो कार्य करता है। चाहे बाबू कल्याण सिंह जी रहे हों, मैंने उनका कार्यकाल बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वीर बहादुर जी हों, मैंने उनका भी कार्यकाल बहुत नजदीक से देखा है। चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी हों, भले कार्यकाल थोड़ा रहा, उनका भी मैंने देखा। और मैं मुलायम सिंह चर्चा सदैव करता रहता हूं और मैं उन्हें व्यक्तिगत बहुत मानता हूं, क्योंकि उनकी कुछ कार्यशैली मुझे बेहद पसंद है। अपनों के साथ अपना जैसा व्यवहार करना नेताजी को खूब अच्छी तरह से आता था, और अपने हम जैसे लोगों को बाई नेम बाई फेस दे करके पुकारते थे, बाई नेम की, और बिना पुकारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रहते नहीं थे अपने लोगों को। ऐसे 10-20 पत्रकारों के मित्र थे कि जब नेताजी आते थे तो बाई पीसी खत्म हुई, उसके बाद वो हालचाल लेते जरूर थे। तो उनकी भी अपनी एक छवि थी, और आज योगी जी की भी अपनी एक छवि है। देखिए, कहने के लिए तो मेरे सारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कानून व्यवस्था को लेकर के तो मैं योगी जी को श्रेष्ठ मानता हूं, और बाबू कल्याण सिंह जी अब नहीं है, मायावती जी को श्रेष्ठ मानता हूं। अखिलेश जी ने विकास कार्य किए, मैं सदैव कहता हूं, हर चलो कहता हूं, विकास कार्यों में कोई कमी अखिलेश जी की नहीं रही। लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो गई। और अगर आज कानून व्यवस्था की हम बात करें, देखिए जो कल की घटना हुई, जो हमारे मित्र कह रहे थे अयोध्या की बात, सत्यानंद दुबे जी, उस घटना से मैं भी आहत हूं कि एक बेटी 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी ई रिक्शा वाले के टेम्पो वाले के साथ गाड़ी बैठी रही और चिल्लाती रही, शहर से गुजरती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस घटना से मैं व्यक्तिगत आहत हूं, और मैंने इसको अपने खबर में भी लिखा। आज तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, कोई रिक्शा वाला कौन है। इतने सीसी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस तलाश रही है, लेकिन ऐसी घटना कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है, इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं पूर्व सरकारों भी देखा हूं कि अपहरण एक उद्योग बन गया था। विशाल, राजधानी के कई व्यापारियों का अपहरण हुआ। सुनील जी, मैं थोड़ा आपको और मैं ये जा रहा था ना कि ये तो आप पुरानी, लेकिन इन 8 सालों का भी जिक्र करिएगा। इन 8 सालों में आपको कैसा लग रहा है? चलिए, आपने उसमें शायद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो आप लोग मलियाबाद में जो आम के उसमें शव मिला है एक छात्रा का, अगर मैं छात्रा ही है वो। जी जी, ऐसा अपडेट है, अभी मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि शायद वो लगभग 5 बजे की करीब की घटना, सीसीटीवी के आधार पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी अभी मैं सबको अपडेट कर दूंगा उस खबर से, अपनी टीम से कंफर्म। विशाल जी, हमें पूरी भी जानकारी न हुई हो जी, लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत जघन्य अपराध है। और इस तरह से अगर बहन बेटियां रात में नहीं निकलेंगी तो कब निकलेंगी? पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मैं आ रहा हूँ, 8 सालों की बात कर रहे हैं हमारे सत्यानंद जी, 8 सालों में जितने आप गैंगवार उत्तर प्रदेश में मैंने देखे हैं, मैं गिनाऊं तो माना जी शाम हो जाएगी, जो गैंगवार चलते थे इस प्रदेश में और राजधानी में लखनऊ में, वो गैंगवार नहीं रह गए। चाहे कच्छा बनियान गिरोह ले लीजिए, चाहे बाबरिया गिरोह ले लीजिए, या और गिरोह जो गिरोहबंद अपराधी थे, वो योगी जी के आने के बाद से या तो इनकाउंटर मारे गए हैं या उत्तर प्रदेश से अलग हो गए हैं। अगर एक भी गैंगवार हो टुटपुट छोड़ के, तो इतनी बड़ी आबादी है तो थोड़े बहुत अपराध होना स्वाभाविक, जहां व्यक्ति होगा वहां अपराध होगा। लेकिन अपराध के मामले में जिस तरह से योगी सरकार ने कार्य किया है, दुर्दांत अपराधियों को भी मौत के घाट उतारा गया है, उसमें भी विपक्ष कभी लंगड़ा कहता है कि अब तो लंगड़ा इनकाउंटर हो रहा है, कभी इनकाउंटर पर होता है। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि मंगेश यादव की हत्या में तो विपक्ष खड़ा रहा, लेकिन एक वाजपेयी जी की, राघवेंद्र वाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार जागरण की, उनकी हत्या सीतापुर में हुई, विपक्ष ने कहीं चर्चा नहीं किया उसके ऊपर। तो आपकी भी जिम्मेदारी है
कि जो दोषी है वो चाहे जिस जाति का हो, धर्म का हो, पार्टी का हो, मुझे लगता है जो आप दोषी विरोध है करना वो चाहिए। दोषी है, उसकी कोई जात नहीं है, वो अपराधी है मेरी श्रेणी में, उसकी कोई जात नहीं है। माना जी 2 मिनट हमको और दे दीजिए। जी। देखिए किसानों की बात करते हैं, मैं किसानों की चर्चा हमेशा करता रहता हूँ, क्यों मैं बेसिक किसान भी हूँ। मुझे किसान की वो दर्द आभास होती है जो धूप से तपती हुई देही तपा करके अन्नदाता अन्न पैदा करता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में किसानों को कृषि यंत्र, मैंने आपके भी चैनल डिबेट किया और मुख्यमंत्री जी ने इस डिबेट को संज्ञान लेते हुए कृषि यंत्र जो मिलते थे किसानों को वो गलत तरीके से सांसद विधायक ले लेते थे। लेकिन आज ये आपके चैनल जैसे 2-4 मित्रों की देन है कि योगी जी अब जो है एक कमेटी बना दिए हैं, कृषि यंत्र जो मिलेंगे उस कमेटी द्वारा मिलेंगे और लॉटरी सिस्टम से मिलेंगे। किसानों को सब्सिडी जो आती थी उसमें भी घोटाला करते थे कृषि विभाग के अफसर। हम लोगों ने इस मामले को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अब सब्सिडी काट करके बीज किसानों को मिल रहा है। ये आपके चैनल की देन है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ विशाल जी। ऐसी कई चीजें मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किए हैं और समाजवादी पार्टी में फिर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अखिलेश जी ने किसानों को सिंचाई माफ की, लगान माफ किया। मेरे विचार से सबसे ज्यादा अगर काम किसी ने किया है किसानों के साथ तो समाजवादी पार्टी और भाजपा ने किया है। कांग्रेस से मैं कहूं तो मेरे मित्र को बुरा लग जाएगा, मैंने वो दौर देखा है कि 500 रुपए के लगान के लिए किसान को 15-15 दिन की जेल में डाला गया, सीएम को वहां न डाला गया हो। मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे, बुद्धिमान लोग बैठे हो, पूछिए इनसे कि वो दौर आता था। अमीन अगर आ गया क्षेत्र में विशाल जी तो आप समझिए कि लोग घर छोड़ भाग जाते थे, केवल 5,000-4,000 रुपए लगान और सिंचाई के लिए। 2 सरकारों ने किसानों के लिए काम किया है और अखिलेश जी ने देखिए डीबीटी लागू किया। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने डीबीटी लागू की, लेकिन इसके बावजूद कानून व्यवस्था में मानता हूं समाजवादी पार्टी फेल हुई, जिसे उत्तर प्रदेश उसका सफाया हो गया। जी अजय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए। कोई टेक्निकल एरर है, मुझे लगता है अजय जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, प्लीज एक बार चेक करें। अब आ रही होगी। हाँ बिल्कुल अब आ रही है। आलोक जी ने प्रवासियों पर काम भी किया है, लेकिन एक भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला है। अभी हमारे सज्जन पांडे जी जो कह रहे थे, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, यह समस्या समझने की बात है कि जब कोरोना आया था तो उस कोरोना के बाद भारत देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री ने पलायन करने वाले प्रवासियों के लिए अपने यहाँ एजेंडा बनाया। आप गूगल खोल के देखिए। सही कह रहे हैं जी आप। त्रिपाठी साहब आपको याद होगा, बिल्कुल याद है, मैंने वो दौर देखा, वो देखा है। आज की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र में बलात्कार किसका, गुजरात में अभी उत्तर भारतीय प्रवासियों के ऊपर जो अत्याचार किसका, हरियाणा में बलात्कार और हत्या किसका। अब समझने की कोशिश करिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत देश के उन मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि यदि आपके राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर रहा है, रह रहा है, तो पहले तो आप अपने यहाँ की व्यवस्था ठीक करिए कि वो ना जाए, और अगर वो गया है तो उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान, उसका समान अधिकार बचाना आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक भारतीय प्रवासी परिषद संस्था है, उसके लेटर पर भारत देश में प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाने का काम शुरू किया, और प्रवासी श्रमिक कार्ड आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी संस्था को या किसी भी अधिकारी को नहीं कहा कि प्रवासियों का कार्ड बना या नहीं बना। आप अपने यहां के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आपने खूब बुलडोजर चलाए, मानता हूं, आपने खूब माफिया किए, मानता हूं, हमारे त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, और अभी सपा में गए आदरणीय सच्चिदानंद जी भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि योगी जी के राज्य में माफियाओं का सुपड़ा साफ हुआ है। लेकिन सुपड़ा साफ होने का मतलब ये तो नहीं कि छीछड़ा आ जाए। अरे सुपड़ा साफ हुआ है, छीछड़े को तो रोकिए। एक गली में बलात्कार हो जा रहा है, एक गली में हत्या हो जा रही है, एक छोटा सा एसएचओ, एक छोटा सा थानेदार मुंजी को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह शर्मनाक बात है कि हमारे देश की बेटी रोड पे चिल्ला रही है और रोड का कोई ऐसा सनातनी, कोई ऐसे धर्म का व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर रहा है। शर्म की बात यह है
बिल्कुल सही करें आप। जी ने तो सिर्फ कह दिया। अरे मैंने प्रवासियों को राज ठाकरे के शासन में पिटते मरते कटते हुए देखा है। मुझे दर्द होता है कि मैं फिर से कह रहा हूं, जातवाद का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से बिल्कुल। प्यार है। वासी जो जहां का रहने वाला है, चाहे मराठा हो, गुजराती हो, कोई हो, वासी हम लोग तो बात प्रवासी करते हैं ना, और हम भारत के अप्रवासी लोग। की एकता, वही हमारा विचार है। हम लोग तो बात ही करते हैं, हम भारत के लोग। तो वही कह रहा हूं। अरे वासी वो, एक वासी जो मराठी है, एक प्रवासी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात यहां वहां से गया है, एक अप्रवासी वो जिसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का ठप्पा लगता है, वो अप्रवासी है, प्रवासी नहीं है। ये भारत देश के लोगों को क्या हो गया है? महात्मा गांधी जी 22 साल साउथ अफ्रीका रहे, प्रवासी दिवस मनाते हैं। अरे भारत देश में 1947 से पहले प्रवासी कहना उन विदेश में रहने वालों को उचित था। अब तो प्रवासी वो हैं जो भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं। आज अमेरिका भी चिल्ला के कहता है अपनी टीवी पर, अप्रवासी, प्रवासी नहीं कहता। मुझे उन भारत देश के प्रवासियों की भी चिंता होनी चाहिए, चाहे वो गुजरात का व्यक्ति है, महाराष्ट्र में क्यों मारा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हरियाणा में क्यों मारा जा रहा है, दिल्ली में क्यों पिट रहा है। अरे वाह सरकार वाह, जब हम तुम्हारे बर्तन मांजे, जब हम तुम्हारी नौकरी करें, जब हम तुम्हारे महल बनाएं, तब हम मजदूरी पाने के लिए जब जाएं तो लात खाएं, पिटे, बलात्कार हो और हत्या हो। इससे हर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, राज्य के मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि अपने राज्य के व्यक्तियों की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है। विशाल जी, एक अद्भुत चीज बताना चाहता हूं आपके चैनल से। भारत देश के किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो कहीं का चीफ मिनिस्टर हो, जब हमारे देश में डोमिसाइल का चलन है, जब हमारे देश में माइग्रेशन का चलन है, तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को यह नहीं मालूम है कि उसके राज्य में कितने प्रवासी रहते हैं। इसकी गणना क्यों नहीं की भाई आपने? मोदी जी प्रवासी श्रमिक कार्ड बना रहे हैं, आप प्रवासी श्रमिक कार्ड बना करके कम से कम इसकी गणना तो कीजिए कि आपके राज्य में कितने दूसरे राज्य से आकर के रह रहे हैं। अरे जीवन बिता दिया 40-40 साल, 50-50 साल उस राज्य की सेवा करने में, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उसके बावजूद भी उन पर अत्याचार। यह हर मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को तो हम बचा नहीं पा रहे। तिवारी जी, आप तो दूसरे क्षेत्र में हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। चलिए जरा मैं आलोक जी के पास चलते हैं, क्योंकि समय की कमी। मैं आलोक जी से कमेंट लेता हूँ। आलोक जी, कमेंट। बड़े गंभीर सवाल पूछ लिया आपसे अजय जी ने। अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज हम तक आए। मैंने कहा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप सुन पा रहा हूं मैं। देखिए, अजय तिवारी जी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं स्वयं एक प्रवासी हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और नोएडा में रहता हूं। और बिहारियों के और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचलियों के दर्द को देखते हुए मैंने स्वयं यहाँ एक प्रवासी महासंघ का गठन किया। और आज आपके चैनल पर बीजेपी के लाइन से हट के कह सकता हूं कि किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं है नोएडा में कि किसी बिहारी के ऊपर कोई तरीके का अत्याचार करके वो बच जाए। पुलिस और प्रशासन तो बाद में उसकी सुरक्षा करेगा। हम स्वयं इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम स्वयं उसकी सुरक्षा करने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन जो बात इन्होंने कही सही है। मैंने महाराष्ट्र में भी देखा था वो दौर जब वहां के लोग पिट रहे थे और जो खोमचे वाले, ठेले वाले, टैक्सी वालों को बेसख्ती से पीटा जा रहा था उस समय जो शासन था उसके दौर में। लेकिन मैं तिवारी जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि चाकू गिरता है तो बहुत तेजी से तरबूज पर या कद्दू पर। वही उत्तर प्रदेश के जो 60 शूटर थे वहां पे, उन पर किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं उठाई। आपको मालूम है कि बहुतायत में वहां के लोग, वहां के 60 शूटर हैं, उन पर किसी ने हाथ नहीं डाला। और ये सही है कि जिस तरीके का प्रावधान ये प्रधानमंत्री ने किया है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को श्रमिक कार्ड इशू करके
उनकी गणना करके उनके बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। सिर्फ जब उनके साथ कुछ अत्याचार हो तो आंसू बहाकर और रोष प्रकट करके अपने को नहीं सांत्वना देना चाहिए। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। आज दिल्ली में दिल्ली में बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुतायत है, आज वो वहां के नेताओं की तकदीर लिखने में सक्षम है। बिल्कुल, उनको सब लुभाना चाह रहे हैं, सब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और इसलिए जब तक राज्य के मुख्यमंत्री इसके प्रति सजग नहीं होंगे और वहां के लोगों को भी जो जहां जाते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, जैसे नोएडा में हमने जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एक समूह का गठन किया कि आपस में एक दूसरे की मदद करने के वक्त हम एक दूसरे के काम आ सके, वैसा भी कवायद करने से आप अपनी सुरक्षा के प्रति सजग और जिम्मेवार हो सकते हैं। मैं पूर्णतया अजय तिवारी जी के बात से 100% सहमत हूं, जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने सुझाव दिए। चलिए आदित्य त्रिपाठी के पास चलेंगे। आदित्य जी, अजय जी के बात से सबको ही सहमत है। निश्चित तौर पे हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस पर विचार करना चाहिए, इस पे कड़ा कड़ा कानून बनाना चाहिए। पर मेरा प्रश्न वही फिर आकर अटक गया। 8 साल की बात हम योगी जी के कार्यकाल की कर रहे थे और लगातार जिस तरह से गुंडा राज का नाम लेते हुए जंगल राज फैला, एनसीआरबी के डेटा सब सच बता रहे हैं। बेरोजगारी के मामले में 2002 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 54% जो होती थी, वो 2022 में 65% के आंकड़े को पार कर गई। तो ये सब जो डेटा है, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार का डेटा है और निश्चित तौर पे ये बताता है कि किस मुख्यमंत्री ने कितना काम किया। और योगी जी का ये जो 8 साल का कार्यकाल बीता, इसमें जो ये छोटे अपराध कह रहे हैं, बड़े अपराधी भाग गए, अपराधियों ने सरेंडर कर दिया, माफियाओं ने सरेंडर कर दिया, जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं, आखिर ये किसकी देन है? ऐसे कौन लोग हैं जो किडनैपिंग के मामले, हत्या के मामले, रेप के मामले लगातार बेखौफ होके, लोगों के मन में कोई खौफ नहीं रहा है और ये सब मामले लगातार वृद्धि की ओर हैं, घट नहीं रहे हैं। जबकि कानून व्यवस्था की बात करते जाइए तो योगी जी जिस हिसाब से कानून व्यवस्था संचालन करने की बात करते हैं, वैसा तो कोई और करता ही नहीं। लगातार प्रदेश उनको अधिकारियों की बदौलत चलाते जा रहे हैं, अपने विधायकों तक की नहीं सुनवाई है उनके विधायक अगर अपने क्षेत्र की समस्या ले जाता है तो योगी जी सुनते नहीं है, केवल अधिकारियों की सुनना, ये भी सब गलत बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जनप्रतिनिधि जनता के दर्द को लेकर जाता है मुख्यमंत्री के पास, पर जब जनप्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं है इस प्रदेश में, योगी राज में, तो ये 8 साल कैसे बीत रहा है, कैसे दुख की घड़ी में कितने जनप्रतिनिधि कुंठित होकर अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं पटल पर। ये सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश में लगातार बनी हुई है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, योगी मोदी राज में दबते, आप सही बात रख ही नहीं सकते। वहां पर केवल आपको सुनना है। लगातार अपराध बढ़ रहा है और हर जगह सरकार ढिंढोरे पीट रही है कि सब चंगा है, सब बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है और जो विकास हो रहा है प्रदेश का वो 1 नंबर पर है। जबकि मेडिकल इक्विपमेंट, छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स, आप चले जाओ जिला अस्पतालों में, एक्सरे जैसी मशीनें खराब पड़ी हैं, सड़ रही हैं, सीटी स्कैन बाहर होता है, एमआरआई की मशीनें नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए एक जिले में वो नहीं लग पा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज खुलते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत सारा सवाल लगातार बना हुआ है जो योगी जी की तरफ उंगली करके, इशारा करते हुए उनसे पूछ रहा है, प्रदेश करा रहा है, पर वो विकास का जो गाना ऊपर से लेकर नीचे तक कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है, ये चरितार्थ हो रहा है योगी राज में और यही दिख रहा है। चलिए बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सचिदानंद पांडे से, फिर डिबेट को क्लोज करेंगे। सचिदानंद जी मैं माफ़ी चाहूँगा, अजय जी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। सचिदानंद जी जल्दी से फाइनल कमेंट। सचिदानंद जी फाइनल कमेंट जल्दी से। जी देखिए, अभी जैसा कि ये सारे मुद्दों पे हमने बात किया है ना, हमने अभी स्वास्थ्य पे भी बात किया, हमने सुरक्षा पे भी बात किया, हमने बेरोजगारी पे भी बात किया और हमने जो प्रवासी जो हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर, जो मान लीजिए अदर स्टेट में जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये सारा दायित्व जो है ये इसी सरकार का है। अगर आप 8 साल बेमिसाल की बात करते हैं तो 8 साल बेमिसाल में आप वो डेटा पब्लिकली शेयर कीजिए कि आप सोचिए इस प्रदेश में इस समय 3 लाख लोग एनुअली उनको हार्ट अटैक आता है, ठीक है। अब उस हार्ट अटैक के ऊपर सरकार क्या कर रही है, प्राथमिकता किट उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ व्यवस्था है वो जो यहाँ के प्राइवेट ठेकेदार हैं सरकार ने तो उनको सौंप रखा है। तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एम्स, सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आखिर में दिखाने के लिए पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? अगर आप फ्री में बांट दें लोगों को, हो सकता है शायद लोगों की जो है आमदनी, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक का पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसके ऊपर भी सोचें कि हमें हॉस्पिटल खोलना है या सिर्फ पेपर में नाम के लिए, या उसको पूर्ण रूप से चलाना भी है। एम्बुलेंसेस हमको लाखों करोड़ों खरीद के प्रदेश को देनी है, लेकिन वो चल ही नहीं है एम्बुलेंस कहीं भी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ सपोर्ट हर जिले में दी गई थी, दिखती तो कहीं नहीं लाइफ सपोर्ट है। प्लस एक एडवांस एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट होती है जो कि हर जिले में 2 दी जाती है ना, दिखती कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो 8 साल बेमिसाल में जो ये बेमिसाल की बात है वो कहीं ना कहीं खटक रही है। वो बेमिसाल कहाँ है? हम चीजें पेपर बहुत में बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। सत्यानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य जी, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लोकवश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को, लेकिन सवाल विपक्ष के बाद बहुत, अब देखना होगा इन सवालों का जवाब सरकार कब देती है और किस तरीके से जो खामियां बताई गई हैं उनको पूरा करते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।